महाराष्ट्र की सियासत अभी भी गोल गोल घूम रही है। कौन सत्ता पर काबिज होगा और किसकी किसके हाथ लगेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी देवेंद्र फडणवीस तो कभी एकनाथ शिंदे तो कभी तीसरे का नाम बार बार सामने आ रहा है। लेकिन एक मजबूत नाम जो है सबके सामने वो देवेंद्र फडणवीस है, जो जिनका सबका मानना है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, भले उसके लिए कैबिनेट का जो सीट है उसके लिए समझौता करना पड़ा। लेकिन सोमवार को खबर थी कि सोमवार को यानी कि आज एकनाथ शिंदे मुंबई आ जाएँगे, लेकिन आज उन्होंने सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और कहा है कि उनकी तबीयत सही नहीं है। उनके बेटे ने भी एक ट्वीट भी किया है कि भाई जो अफ़वाहें उड़ रही हैं कि डिप्टी सीएम पद मुझे दिया जाएगा, ये सब गलत है। लेकिन आखिर 5 तारीख की घोषणा हो चुकी है, 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, महाराष्ट्र की कुर्सी भरेगी, लेकिन उस कुर्सी पर बैठेगा कौन? ये नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। अजीत पवार आज फिर दिल्ली आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अमित शाह से मिलेंगे। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शुक्ला जी हैं। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर। सोनू है हर रोज की तरह सोनू। तो हम सुधीर सर से शुरू करते हैं। आपने कहा था सर कि सोमवार को शिंदे वापस आ जाएंगे, लैंड कर जाएंगे मुंबई, लेकिन एक बार फिर से तबीयत उनकी खराब हो गई। निश्चित तौर से उपेंद्र जी, जी। और ये जो कुछ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल रहा है, ये अनपेक्षित कुछ भी नहीं है। जी। मैंने आपको पहले भी कहा था संडे की शाम तक वो आएंगे और वो आ गए, लेकिन आने के बाद उनमें एक बेचैनी सी थी। अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये है कि जो शपथ विधि का कार्यक्रम रखा गया था उनको इंटीमेट किया गया था, उनके जो लोग महाराष्ट्र और मुंबई में हैं उनको भी बताया गया था, और उसके बाद वो यहाँ आए। आने के बाद उनकी तबीयत फिर से नासाज बताई जा रही है। अब ये तबीयत नासाज है या फिर राजनीति के समीकरण में उनकी सेहत का खराब होना, ये आने वाला समय बताएगा। बट दो खबरें इस समय बेहद अहम हैं जो तुरंत अभी के अपडेट है। एक खबर ये है कि एकनाथ शिंदे की जो विधायक दल की बैठक थी उसको उन्होंने रद्द किया है, और दूसरा उद्धव ठाकरे गढ़ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। जी। बांग्लादेश का क्राइसिस लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, लेकिन राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने न सिर्फ ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, बल्कि सारी मीडिया को एक लेटर इशू किया है। और इस्कॉन के तथाकथित रामकृष्ण दास को जिस दिन से गिरफ्तार किया गया है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है, उसमें बायलेटरली उन्होंने पीएम मोदी से डिमांड करी है कि वहाँ के हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है वो रोका जाए और सरकार गंभीरता से इसमें इंटरवीन करे। ये यूबीटी की पर्सन उनकी सांसद का बयान है, और चंद मिनट पहले ये उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है मीडिया को, और साथ में उसको ट्वीट भी किया है। तो ये बानगी और उथल पुथल बता रही है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां और अपने मुहरे साबित करना चाह रही है। अब ज्यादा समय नहीं बीता है, एकनाथ शिंदे को भी अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। उनकी मजबूरी ये है कि घोड़े के पास उनकी बिसात पर कुछ बचा नहीं है, और इसकी बानगी इस बात से लगाई जा सकती है कि उनको इंटीमेट किया गया, और जो लोग ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश है, तो आपको बता दूं कि सतारा में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को स्वीकार किया है कि महायुति के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बने या कोई भी मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय नेतृत्व को मैं ये बोल कर आया हूँ कि वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनके निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। बात 3 चीजों पर अटकी पड़ी है। एक, होम मिनिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, साथ में उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जो इस बार चुना जाए वो उनकी पार्टी शिवसेना से चुना जाए। बीजेपी बात के लिए जो बीजेपी के लोगों से मेरी बात हुई, उनको इस बात से एतराज नहीं है कि अगर एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष उनका बनाया जाए, तो बीजेपी को इसमें खास एतराज नहीं है। लेकिन होम मिनिस्ट्री के पद को लेकर अभी भी दोनों दलों की तरफ से खींचतान चल रही है, बार्गेनिंग चल रही है। लेकिन बार्गेनिंग की इस मेज पर एकनाथ शिंदे का पक्ष कमजोर दिख रहा है। 2 दिन बचे हैं,
और 5 तारीख को पूरी लेविश स्टाइल पर जो बीजेपी की अपनी मार्केटिंग का जो उनका एजेंडा रहता है, उस हिसाब से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो भी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं वो, और साथ में हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने और उस पर्सोना को प्रोड्यूस करने की बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है इस शपथ विधि समारोह में, कि तमाम धर्माचार, शंकराचार्य, धर्मपीठ के लोग आएंगे। तो बीजेपी कमोबेश जो आरएसएस की दी हुई गाइडलाइन है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर बीजेपी सफलता करती है तो उनके लिए राजनीतिक रूप से उनका अपना जो हार्डकोर वोट बैंक है वो खिसकेगा, और उसको साधने के लिए बीजेपी को अपने हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रखना होगा। ये इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है आरएसएस की तरफ से, और इतनी बड़ी सफलता के बाद बीजेपी आरएसएस भी ये कहने की स्थिति में है उपेंद्र जी कि जो भी यहाँ वोट जिहाद का मुद्दा था या जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी का वोट लोकसभा चुनाव में खिसका था, और वो एक बार फिर से इंटैक्ट होता दिख रहा है। अब तो पूरे आंकड़े आ चुके हैं और वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी का वोट बैंक भी जो लोकसभा चुनाव में खिसकता दिख रहा है वो बीजेपी को इस बार मिला है विधानसभा चुनाव में। तो ये उनकी हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला है वो सफल रही है, और उसकी बानगी आपको शपथ विधि में भी दिखेगी। मुद्दा अभी भी एक है, वो ये कि आखिर होम मिनिस्टर की कुर्सी को क्या, जो शुरुआत से ही देवेंद्र फडणवीस की का तोता कह सकते हैं कि उनके लिए है, वो उसको छोड़ेगी या नहीं, ये एक से अहम मुद्दा रह गया उपेंद्र जी मेरे लिए। ये होम मिनिस्ट्री ठीक है, वो अलग की बात है। पहले बारात का दूल्हा पता चल जाए तब पता चले। इकबाल जी, होम मिनिस्ट्री ठीक है, मिलती रहेगी। जैसा कि सुधीर सर ने कहा कि बहुत बार्गेनिंग पावर नहीं है एकनाथ शिंदे के पास। जब बार्गेनिंग टेबल पे आएंगे तो उनके पास नहीं है, लेकिन आप वो जैसे ही दिल्ली वो पहुंचेंगे, अगर केंद्र की सत्ता में आते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा बढ़ जाती है। यही वो उनके पास मेन, जिसको कहेंगे ब्रह्मास्त्र है, जिसका वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर आखिर राय क्या है उनकी? अनम्यूट कर लीजिए सर। माफ कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि देवेंद्र फडणवीस बनते हैं या कौन, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मराठा मुख्यमंत्री बने। हालांकि देवेंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है जो जिन्होंने 5 साल पूरा किया था। तो इस बार भी जो है जिस तरीके अपने को मराठा बता करके कर रहे थे, ये बार भी इंटरनल तो ये उम्मीद जरूर जताई जाती है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो, लेकिन ये पूरा मामला जो है एकनाथ शिंदे जानते हैं कि बीजेपी की आला कमान जो है वो इस मामले को तय करेगी, आखिरकार इसका मुख्यमंत्री बनेगा कौन। हालांकि अब तक रेस में जो है वो देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है, लेकिन आजाद मैदान में आज भी जो बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष है बावनकुले वहां पहुंचे थे, वो अकेले पहुंचे थे। उन्होंने शपथ विधि का पूरा जायजा लिया। हालांकि एकनाथ शिंदे या अजीत दादा पवार गुट से अभी तक वहां कोई शपथ विधि की जो स्पॉट है वहां पर जायजा लेने कोई पहुंचा नहीं। ये जो सवाल है कि कौन बनेगा, ये कार्ड अब तक खुल और बातें की जा रही है कि विधान अध्यक्ष बैठक होनी है बीजेपी की, वो लगभग 4 तारीख को होनी है। तो 4 तारीख को ये तय हो जाएगा। कुछ का कहना है कि 3 तक पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन ज्यादा में ज्यादा 4 तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी वजह कि ये पत्ते इसलिए भी नहीं खोलना चाहती है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जहां पर एक जो चर्चा चल रही है उससे मीडिया का फोकस इस वक्त हटा हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन है, जिससे उनके सारे जो मीडिया में चर्चा चल रही है वो सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि ऑपोजिशन जहां चिल्ला रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो पूरा मुद्दा दबा हुआ है। वहीं मीडिया में आप देखोगे कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इन सारी ही रणनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो है वो भी जल्दी पता नहीं हो जा रही। उनको पता है कि अगर वो तुरंत अगर ये साफ कर देती है तो मीडिया का फोकस कहीं डाइवर्ट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी शायद मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है बहुत आसानी से, कि जो चीजें चल रही है वैसे चलने दो। हालांकि मुझे अब तक भी शंका है कि जिस तरीके से चीजें दबाई जा रही है, जिस तरीके से नाम खुल करके नहीं आ रहा है,
यानी कि देवेंद्र फडणवीस के लिए राह आसान नहीं है। अलग अलग नामों की घोषणा वक्त वक्त पर आती जा रही है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनेगा, लेकिन आला कमान इस मामले के अंदर पूरी पिक्चर साफ नहीं कर रहा है कि मुख्यमंत्री का असल दावेदार कौन रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर उनके पास कई मराठा चेहरे भी है, दलित ओबीसी चेहरा भी है जिसको लेकर के वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में देखना सबसे बड़ा ये है कि जो मुख्यमंत्री बैठेगा क्या वो उनकी सारी चीजें पूरी करेगा। दूसरा, जिस तरीके से ऑपोजिशन अब तक चिल्ला रहा है कि मुख्यमंत्री देरी से देने की वजह यह है कि अडानी जो है उनके कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ है, उन प्रोजेक्ट लेकर के क्या से काम संभव हो पाएगा, क्या पाएंगे, इसलिए उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की बातें सुने और दिल्ली की बातें सुनकर उस पर अमल करे। वहीं पर अगर आप देखोगे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उसके लिए भी एक ऐसा चाहिए जो उनके अंडर में काम कर सके। अगर कोई ऐसा नया चेहरा लाता है तो वो भी एक बहुत बड़े संकेत होंगे। दूसरा, जिस तरीके से आज से 2019 की हम बात करें, बीजेपी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को डराने की स्थिति में थी, वो स्थिति इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुल करके दोनों ही क्लीन है। अगर सीधे सीधे अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें बीजेपी पर भी सवाल खड़े होंगे। दूसरा, एकनाथ शिंदे खुद मंत्री रहे। अगर मैं बात करूं जिस तरीके लग रहे हैं कि मशीनों के अंदर छेड़खानी भी किया गया है, तो ऐसे कोई कांड जो है एकनाथ शिंदे के पास भी मौजूद होंगे, क्योंकि राज्य के अंदर अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये हो ही नहीं सकता है कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सहमति के बिना जो लोग हैं उसको ये काम दिया जाए और वो काम कर सके। यानी बार जो पत्ते हैं के पास भी बहुत बड़े बड़े राज्य में भी कांड है। केंद्र की बात तो आप छोड़ दीजिए, केंद्र के है वो पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू प्लस नीतीश कुमार के साथ में अगर एकनाथ शिंदे मिलते हैं तो 35 सीट जो है वो लगभग उनके पास तीनों की अलायंस के अंदर मिलाकर के अगर ये 35 सीट निकलती है तो सरकार जो सपोर्टिव सिस्टम पे खड़ी है वो पूरी तरीके से हिल सकती है। या एकनाथ शिंदे खुद भी अगर समझो कि सपोर्ट अपना पीछे से बाहर से देने की बात करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर नीतीश या चंद्रबाबू नायडू जो है वो कुछ चाल चल सकते हैं जिसको लेकर के सत्ता में दिल्ली की जो केंद्र की सत्ता है उसके अंदर डामाडोल हो सकता है। तो ये सारे ही समीकरण है जिसको लेकर के केंद्र जो है वो भी शांति से सारी चीजों को देख रहा है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने जो मांग की है गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री की मांग इसलिए की कि उनको पता है कि बीजेपी की एक ऐसी वो कमजोर कड़ी है जिसको लेकर के बीजेपी शायद गृह मंत्रालय न दे, उसकी जगह कुछ और सौदे कर सकती है। पिछली बार भी आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री भले ही वो देवेंद्र फडणवीस थे जिनके पास गृह मंत्रालय था, हालांकि सीएम जो है अभी खास करके सभी जगह के राज्यों के सीएम जो है गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखते हैं ताकि बहुत बड़े बड़े काम जो है डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट हाथ में होने से कराए जा सकते हैं। देखिए पिछले बार जिस तरीके से रश्मि शुक्ला पे भी आरोप लगा था फोन टेपिंग का, यानी कि गृह मंत्रालय होते हुए ये सारी चीजें कराना संभव था। तो इस बार भी गृह मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां राज्य के अंदर जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर एक गृह मंत्रालय हो गया, फाइनेंस हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, तो ये एक ऐसे मंत्रालय है जिससे लेकर के लगातार कई बड़े काम भी कराए जा सकते हैं और कई मलाईदार पोस्ट जो एक तरीके से मंत्रालय के अंदर मानी जाती है। हालांकि भले एकनाथ शिंदे या कोई ये कहे कि वो आम जनता की सोच पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, वो जनता की अगर बात कि ये जो समीकरण बन रहा है अब तक वो समीकरण हो चुकी होती, शपथ विधि हो चुकी होती, यानी कि जनता के साथ साथ अपना क्या वो भी एक पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि आने वाले सालों के अंदर अगर हमें पार्टी चलानी है, पार्टी को आए, तो ये सारे मंत्रालय होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एक मंत्रालय है जहां से पैसे आते हैं और आगे काम चलाया जाता है। सोनू, आपसे मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की जनता 23 तारीख के बाद वेट कर रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इतने बड़े मैंडेट के बाद जनता क्या सोच रही है वहां महाराष्ट्र में? अगर ये वाकई की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इतने मैंडेट के बाद भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वहां की जनता क्या कह रही है? देखिए, महाराष्ट्र में तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जनता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है और जनता क्या सोचेगी, क्या करेगी, इसकी सबसे पहले चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम लोकल ट्रेन में सफर करके ऑफिस पहुंचते हैं या फिर घर जाते हैं तो उस वक्त ये सारी चर्चाएं हमें देखने मिलती है कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा है।
कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा फ्रॉड है, ईवीएम का स्कैम हुआ है, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन इस वक्त जो चर्चा का विषय महाराष्ट्र में बन रहा है वो है एक बार फिर से गुजरात की महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एंट्री की। अब जो पर्यवेक्षक जो भेजे जाने वाले हैं, वो कुछ ही वक्त पहले जो नाम सामने आए हैं वो नाम है विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण का। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर महाराष्ट्र में भेजना, इसको लेकर अब मराठी और गुजराती वाली राजनीति एक बार फिर से महाराष्ट्र में शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। कल देर रात ये दोनों ही पर्यवेक्षक मुंबई पहुंचेंगे और मीटिंग करेंगे, और इसके बाद परसों तक यानी कि 4 तारीख के दोपहर तक हमें ये साफ हो जाएगा कि किसका नाम अनाउंस किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में इस वक्त पर्यवेक्षक के नामों के आने के बाद एक नई राजनीति शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनकी तरफ से बयान आने शुरू हो जाएंगे कि देखिए किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए गुजरात के पूर्व सीएम को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये अभी काफी इंटरेस्टिंग जो है चीजें हमें कुछ ही ये 2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। सुधीर जी, अब तो विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। विजय रूपाणी क्या ये मनाने के लिए जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जिस बीजेपी की नई राजनीति के शिकार हम हुए हैं, कोई बात नहीं, आप भी पीछे हट जाओ? देखिए, अगर सब कुछ स्मूथ नहीं है और अंदर खाने सच में हड़बड़ी है, तो मैं इकबाल जी की बात से पूर्णतया सहमत हूँ, और वो ये कि महाराष्ट्र में लगभग 7-8-10 दिन हो गए, और ऐसा नहीं है कि ये निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते या इसको तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता। और खासकर जिसकी बात अभी सोनू ने की है कि जिन 2 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया, अगर देखें इसके पहले 3 से 4 बार जब भी इस तरह की स्थिति आती थी तो एक राजनाथ सिंह का नाम हमेशा फिक्स हुआ करता था। बिल्कुल, राजनाथ सिंह हर जगह। राजनाथ सिंह देवेंद्र फडणवीस के लिए बेहद लकी भी है, आपको बता दूं। पहले मुख्यमंत्री पद से लेकर और दूसरी बार से लेकर तीसरी बार तक जब वो आए हैं वो बेहद लकी रहे। तो राजनाथ सिंह का न आना और निर्मला सीतारमण अपने आप में एक जो भी कद्दावर नेता है, लेकिन उनके ऊपर किसका प्रभाव है और कितनी वो वोकल हो सकती हैं या अपने विवेक का कितना इस्तेमाल कर सकती हैं, ये राजनीति का हर जानकार जानता है। विवेक रूपाणी गुजरात और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं न कहीं जिस बात का इशारा इकबाल जी कर रहे थे उस तरफ संकेत जरूर देता है कि ऐसे दोनों लोगों को भेजना जो केंद्रीय नेतृत्व के जो टॉप 2 लीडरशिप है उनके पूरी तरह मातहत है, या कह लें कि उनकी हर बात के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, ये उसकी तरफ इशारा करता दिख रहा है। और दूसरी बात का जिक्र मैं करूंगा जो सोनू ने कहा, इकबाल जी ने कहा कि क्या ईवीएम में अगर घोटाला हुआ है तो ईवीएम की खबर को उतनी तवज्जो मिल पा रही है, और अगर नहीं तो उसके पीछे की वजह क्या है। और 12-15 दिन बाद ये मामला अप्रासंगिक हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी और आम जनमानस के बीच भी। तो क्या ये महायुति और बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है? जर्नलिस्टों को और मीडिया हाउसेस को इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन राजनीति की जहां तक बात है, हर दल अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, कोशिशें आज भी जारी हैं। एज ऑफ नाउ इतना उपेंद्र जी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर एक चीज में जब सोनू कर रहे थे मेरे जहन में आई थी, मैं लोकमत के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो अंदर खाने एक खेल है ना, कल जरांगे पाटिल तुलजा माता मंदिर का दर्शन करने गए थे। आपको बताया कि उस मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वो निकले तो उन्होंने 2 बयान दिए जो बेहद अहम है, और जिसका जिक्र इकबाल जी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस इकलौते ऐसे गैर मराठा मुख्यमंत्री हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में आज 70 सालों के बाद जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और इस पूरे विधानसभा चुनाव में जरांगे पाटिल या मराठा अगर विरोध कर रहे थे तो वो देवेंद्र फडणवीस का कर रहे थे, बीजेपी का कर रहे थे। और बीजेपी में भी वो नेता जो मराठा नेता है वो भी उनके टारगेट पर नहीं थे, उनको रडार पर नहीं थे।
और अजित पवार और एकनाथ शिंदे जो दो बड़े मराठा चेहरा है इस महायुति की सरकार में, वो भी उनके टारगेट से बाहर थे। और जब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चा है, तो उन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि अब की बार वो आजाद मैदान में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारा वोट मराठा जो उम्मीदवारों को लड़ाने की बात की जा रही थी और ठीक एन मौके पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को वापस किया था, तो उनका ये कहना था कि हमारा वो निर्णय गलत साबित हुआ और उसकी वजह से लोगों को यहाँ जीत मिली, नहीं तो लोगों का सुपड़ा साफ हो जाता। उनका शब्द यह है, सुपड़ा साफ हो जाता। तो ये कहीं न कहीं मराठा मुद्दे को लेकर जिस ढंग से हर बार जब भी शरद पवार के इतर कोई भी दल यहाँ सत्ता में आता है और हर बार मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा उठता है, तो शपथ ग्रहण करने से पहले एक बार फिर से जरांगे की ये घोषणा करना कि वो आजाद मैदान में ही आएंगे और इस बार मुंबई से वो अपना उनका एपिसेंटर होगा। और दूसरा ये कहना कि मराठाओं को उम्मीदवारी की घोषणा का निर्णय वापस लेना, कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के समर्थन में आना। तो ये जो अंदर खाने खेल होता है ना, उसमें इस तरह के जो बिसात और मोहरे होते हैं, उनकी बयानबाजी और उनके स्टेटमेंट बड़े मायने रखते हैं। कहीं न कहीं जिस बात का जिक्र इकबाल जी कर रहे थे कि कहीं उनके इस बयान के जरिए केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेजिंग देने की कोशिश तो नहीं है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को फिर से उनकी ताजपोशी की जाती है तो एक बार जो जिन बैठा दिया गया है विधानसभा चुनाव में वो कहीं फिर से बाहर नहीं निकले। तो ये सारी चीजें एक एनालिसिस का विषय हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा जो मेरी अपनी समझ और जो बीजेपी के सोर्सेज और खासकर जो इनके सबसे बड़े आका है उनकी पसंद को देखें और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबंध और जो रिश्ते और विश्वास देवेंद्र फडणवीस से हैं, उसके आधार पे कर सकते हैं कि सीएम पद को लेकर बहुत बड़ा कोई निर्णय होगा, लगता नहीं है, लेकिन ये बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है। तो इकबाल सर, क्या ये माना जाए कि जब मनोज जारंगे जब विधानसभा चुनाव से पहले अपने सारे प्रत्याशियों को नामांकन वापस करा लिया तो बीजेपी से तय हुआ था कि भाई जिस मांग को आप मान रहे हैं हम किसी मराठा को ही कुर्सी को सौंपेंगे, और आज जब देख रहे हैं कि नहीं, ये फिर से देवेंद्र फडणवीस पे दाव लगाया जा रहा है, तो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। या दूसरा ये कि क्या देवेंद्र फडणवीस को बैकफुट पर लाने की कोशिश ऊपर से हो रही है कि भाई आप दो इधर एकनाथ शिंदे हैं, दोनों तरफ से प्रेशर। देखिए उपेंद्र, सुधीर भी यहाँ बैठे हैं। इलेक्शन से पहले ही इसी चीज को लेकर हमारी एक चर्चा हुई थी, जिसके अंदर सुधीर जी ने थोड़ा विरोध किया था। जब जारंगे पाटिल बैठे थे तो मैंने कहा था कि इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। तो सुधीर जी थोड़ा सा ना इत्तेफाक रख रहे थे उन चीजों को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि अब इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उससे ये साफ हो चुका है कि मराठे का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी के फेवर में गया है, अब वो चाहे जैसा भी गया हो। दूसरी बड़ी बात मैं आपके शो में रुकूंगा, मैं आज भी आप अपनी उस बात पे आज भी कायम हूँ कि अगर जारंगे पाटिल अपने उम्मीदवार दिए होते तो शायद बीजेपी को मतलब नुकसान कुछ नहीं होता। नहीं, मैं सुधीर जी इसलिए ये बात मैंने की थी क्योंकि बीजेपी के कुछ आला नेताओं से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हमारी बातचीत चल रही है, अगर मनोज जारंगे बैठ जाते हैं तो हमको बड़ा फायदा होगा उससे और वो हमारे फेवर में जाएगा। और ये सारी चीजें बाद में भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, और वो जेन्युइनली प्लस पॉइंट दिखा भी मुझे। दूसरी बड़ी बात है इस पूरे खेल के अंदर, देखिए कि राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना सत्ता में भी थी, सेना विपक्ष में भी थी, एनसीपी सत्ता में भी थी, एनसीपी विपक्ष में भी थी। जिस तरीके से मराठा आंदोलन को बिठाया गया, हालांकि ये मामले के अंदर पहले कहा जाता था कि शरद पवार जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं पीछे से और पूरी जो चीजें चल रही है उसके पीछे शरद पवार मास्टरमाइंड है। वहीं अब मैं दूसरी जगह एक आप सभी लोगों को ले जाना चाहूंगा, आप उसको बहुत गौर से और बहुत समझ के देखिए इन सारी चीजों को, तो आपको समझ में आएगा। लगता है कि इस पर अभी तक हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन के वक्त आपको पता है कि अजीत दादा पवार ने अपने एक इंटरव्यू में यह साफ किया था कि 2019 में जो सरकार बनी थी, जो कि 80 घंटे की सरकार थी और उसके अंदर जो उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, वो मीटिंग जो है वो अडानी के घर पर हुई थी, जिसके अंदर अडानी मौजूद था।
जिसके जी, अंदर बिल्कुल। काफी शोर शराबा हुआ, विपक्ष ने काफी हंगामा किया, लेकिन उसके बाद उसने एक चीज और भी कही थी कि उस मीटिंग के अंदर शरद पवार खुद मौजूद। हालांकि शरद पवार ने इस पूरे मामले के अंदर ये कहा कि हाँ, वो मीटिंग जो है वो अडानी के घर हुई। ये शरद पवार का भी बयान है। यानी कि जितनी भी चीजें हुई थी उसमें शरद पवार की मुझे लगता है सहमति थी। अगर 2014 में हम जाए, 2014 के अंदर भी देखिए कि सेना और बीजेपी की जिस तरह के हालात हुए थे, शपथ विधि हो गई थी, उसके बाद शिवसेना जो है वो बैकफुट पे आ गई थी। तब यही शरद पवार थे जो सपोर्ट करके बीजेपी की सरकार के अंदर उस वक्त सारी चीजें सेटल कराई और ये सरकार बनी। लेकिन मुद्दा यह है कि इस पूरे मामले के अंदर पूरे राज्य में जो है शरद पवार आज भी एक महात्मा के रूप में देखे जाते हैं, चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं। जी। चाणक्य का मतलब यह है कि लोकशाही के अंदर अपने सही तरीके से न चलना और अपने हिसाब से गेम को बिठाना, उसी को चाणक्य कहा जाता है ना। यानी कि हम उसकी तारीफ करते हैं। तो यानी कि इस पूरे मामले के अंदर जो बयान आए थे, यानी कि उस पूरे मामले के अंदर शरद पवार को ये जानकारी थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी इस बार भी नहीं है कि जो खेल हम इस पर्दे पे देख रहे हैं, पर्दे के पीछे डायरेक्टर जो है वो कोई और ही हो, जिसके पीछे लोग महात्मा समझ करके चल रहे हैं। सारे खेल राजनीति में जो है वो संभव है। उसकी वजह है कि मेरा क्या, देखिए जो जानकार है उनका ये भी मानना है कि अगर महा विकास आघाड़ी की सरकार आती तो शरद पवार ने जो है वो एक बैठक के अंदर ये साफ किया था कि सुप्रिया सुले जो है उसमें मुख्यमंत्री रहेगी। हालांकि पूरे इलेक्शंस में उन्होंने कहीं भी मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका होगा, इसका जिक्र नहीं किया था। वो ये मान रहे थे कि वो जो है एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, जो कहेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा। इन सभी चीजों को आप अगर ध्यान रखें और इस पूरे समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि इस फैक्टर को कोई चला रहा है और चलाने के लिए हो सकता है कि हो ना हो आने वाले वक्त के अंदर देवेंद्र फडणवीस की एक बलि भी दी जा सकती है, क्योंकि अब तक देवेंद्र फडणवीस भले ही रेस में आगे हैं, लेकिन सियासत में हर किसी के अपने एक मफाद होते हैं। अडानी की अगर मैं बात करूं तो शरद पवार अडानी को लेकर के अभी तक एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं है। अगर उसकी हम किताब पढ़े तो उसमें अडानी का उन्होंने जिक्र बहुत अच्छी रिश्ते किया है कि वो उनके बच्चे की तरह है। हाँ, जब तो अडानी के खिलाफ जब मामला लोकसभा में पिछली बार आया था जब, तो समर्थन देने के लिए वही खड़े हुए थे मीटिंग करके। उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना की बात करें, आदित्य ठाकरे का हम बयान देखें तो वो खुल करके अडानी के खिलाफ है। अगर हम आए कांग्रेस की तो कांग्रेस भी जो है वो खिलाफ है। वहीं अगर सेंट्रल लोकसभा के अंदर जिस तरीके से अभी इस वक्त हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो अडानी को लेकर के फेवर नहीं कर रही, उसने साफ मना कर दिया। उसकी अगर एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम अगर सारे ही डॉट करें को पता लगेगा कि कलकत्ता के अंदर भी ममता भी खुद समझ रही है कि ये मुद्दे के ऊपर ऐसी कई फाइल्स जो है वो सेंट्रल के पास है जो उन्हें तकलीफ दे सकती है। या तो कांग्रेस जिस तरीके से जिद लेके बैठी हुई है कि वो सत्ता खुद अगर उनका प्रधानमंत्री होगा तो वो अलायंस के साथ बनाएंगे, यानी कि ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है अपनी सोच को बदले। फिर जाकर के आप देखो चंद्रबाबू नायडू भी जुड़ने के लिए तैयार है, नीतीश भी जुड़ने को तैयार है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस से इसलिए नहीं जुड़ सकते कि वहां उनकी लड़ाई सीधे कांग्रेस से है। अगर उसकी जगह अलायंस के अंदर कोई और प्रधानमंत्री बन जाता है तो ये सारा मामला जो है, जो ईडी, सीबीआई, आईटी सारी चीजें चल रही है, उस पर एक तरीके से रोक लगाई जा सकती है। तो ये मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। तो सेंट्रल स्टेट के अंदर एक डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग तरह की एक बहुत बड़े लेवल पे राजनीति चल रही है जो शायद हम समझ नहीं रहे, हम सिर्फ राज्य को ही देख रहे हैं। लेकिन राज्य के साथ के अंदर ये सीधे कनेक्ट करता है महाराष्ट्र जो है वो दिल्ली को। क्यों कि ये फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर ये फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर अगर मार पड़ेगी या यहाँ जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उसने अपने रिश्ते बना करके काम करना शुरू किया तो दिल्ली को ये खतरा हो सकता है। दिल्ली में जो आला कमान बैठा है उसको पता है कि वो कितना बड़ा खतरा होगा। तो ये डॉट टू डॉट हम कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में ऐसा आना चाहिए या जो भी बैठे उनकी शर्तों पे बैठना चाहिए। इन सारी ही चीजों को लेकर के अब तक जो ये खींचातानी चल रही है कि निर्मला सीतारमण हो, विजय जी हो, इनको जो भेजा जा रहा है गुजरात से विजय रूपानी को, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में इनकी शर्तों पर किस तरह काम होगा, कैसे होगा। अगर नहीं होगा तो पता चलेगा एक पर्ची आई है, उस पर्ची से नाम की घोषणा करने की, वो भी देवेंद्र फडणवीस, और वो नाम की घोषणा के बाद में माहौल जो है बिगड़ जाएगा।
जी यहाँ जी, पे एक वो और चाहे चीज देवेंद्र काफी फडणवीस इंटरेस्टिंग हो मैं या एक किसी और की इंटरेस्टिंग बात शक्ल भी में। बताना चाहूंगा जी कि कि एक तरफ तो विजय रूपानी की बात जिस तरह से हम सुधीर जी ने बताया कि उपेंद्र जी आपने बताया कि तो उनको भी कुर्सी से हटाया गया, क्या उस तरह का मैसेज देने आए हैं। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण की जब हम बात करते हैं तो उनको लेकर और देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक चर्चा भी रही है कि 2019 में जब अ, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही थी तो कई बार ये भी कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बुलाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा सकती है। तो ऐसे में एक वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के दावेदार हैं उनके लिए अब निर्मला सीतारमण को मैदान मुंबई भेजा जा रहा है। तो क्या ये स्कोर सेटल करने वाली चीज भी होगी, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक वक्त ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस जाएंगे तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है। तो जो अपनी जो निर्मला सीतारमण की मिनिस्ट्री पर नजर रख रहा था, क्या अब निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंचकर कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे देवेंद्र फडणवीस की जो कुर्सी है वो खतरे में आ सकती है। तो ये अपने आप में एक सिचुएशनल सवाल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो फैसला लेना है वो तो दिल्ली से ही लिया जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन इस तरह से बन चुकी है कि ऐसे लोगों को भेजा गया है जो चाहे देवेंद्र अफवाहों फडणवीस का के बाजार गर्म है। हिसाब से वही उपेंद्र, मैं इससे आगे की और पर जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, एक वक्त ये भी माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा मुझे लगता है कि वहां अमित शाह के लिए हो सकते हैं। अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि, या मोदी खुद नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा बंदा हो जो गुजरात को छोड़ करके पीएम कैंडिडेट के लायक इस रेस में दौड़े। हालांकि ये संभावना बहुत कम है, खुद प्रधानमंत्री ने बनाया है कि 75 साल जो है उसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुद मोदी के बनाए हुए कानून पर मोदी जी खुद जो है उस पर अमल करेंगे। दूसरी अगर नहीं, इस पे महाराष्ट्र तो की बात बैकफुट पे करें भी तो बीजेपी आ गई। खुद अमित शाह ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं था लेकिन मैं वही हाजमा बता रहा हूँ ना, नेतुल्ला से लेके वो राज मिश्र से लेके सब 75 पे चले गए। दूसरी 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 बड़ी चीज हम आते हैं महाराष्ट्र पे। देखिए महाराष्ट्र पे जो एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जो कहा जाता है उनकी तबीयत खराब है। जेन्युइनली जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, डॉक्टर्स की भी जो बाइट सुनी, उसमें लग रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन राजनीति के अंदर कुछ चीजें होती है जिसका प्रेशर होता है, उन सारी चीजों को भी वो भुलाने में लगे हैं। हालांकि आज जो है अजीत दादा पवार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। ये पहले जी कहा भी गया था कि एक बैठक जो है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के साथ होगी, जिसको मंत्रालय कौन कौन से दिए जाने हैं, कितने दिए जाने हैं, उस पर चर्चा करने के बाद में फिर एक बार दिल्ली से बात होगी और वो आला कमान डिसाइड करेगा फाइनली कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जा रहा है। ये भी एक मसला है जिसको लेकर के अब तक समझौता नहीं हुआ। दूसरा, खुद एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छी रीत से जानते हैं, क्योंकि वो सेना में रहे हैं। 2017 में ही उद्धव ठाकरे ने ये साफ किया था कि उन्हें डर है कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को खत्म करने में लगी हुई है, जिसको लेकर 2019 के अंदर इस तरह का मौका आया और उन्होंने इन सारी चीजों को हमने देखा कि किस तरह हालात हुए और कैसे फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ बढ़ा गया और किस तरह महाविकास आघाड़ी ने तैयार की पूरे काम को और उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री बने। तो इन सारी ही जी चीजों को भी अच्छी रीत से एकनाथ शिंदे जानते हैं कि वो उसको खुद को उनको शिवसेना से तोड़ा गया है, तो उनके लिए भी एक खतरा है कि उनकी शिवसेना भी कल तोड़ी जा सकती है। वहीं अकाली बिल्कुल दल की बात करें, वहीं अकाली दल की बात करें या पीडीपी की बात करें, ऐसे देश भर के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी किसी के साथ जुड़ी है तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व या तो खत्म हो गया है या होने की कगार पर है या तो उसके हालात खराब है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के भी एकनाथ शिंदे मजेवे खिलाड़ी है। देखिए ऐसा ही नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि वो रिक्शा चलाते चलाते मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। जाहिर सी बात है कि उनके अंदर इतनी काबिलियत और इतनी चीजें थी जिसको लेकर के इतना बड़ा सफर उन्होंने तय किया है। इस बार भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री होने के बाद अब ये वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जहां लोकसभा के अंदर बीजेपी की हालत खराब थी, वहीं उनकी योजनाओं ने, उनकी मेहनत ने जाकर के बीजेपी को और उनकी अलायंस को जो है महाराष्ट्र में पावर में लाया है। तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बीजेपी समझ रही है जितना आसान है, उतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है।
वही एक कारण है जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे जो है वो उस तरह के मंत्रालय मांग रहे हैं जिसके अंदर बीजेपी के ऊपर वो कमांड कर सके। और चाहे वो पैसों से हो चाहे पावर से हो। दूसरा, शिवसेना और एकनाथ शिंदे के अंदर फर्क यह है कि शिवसेना से जहां पैसे निकलते नहीं है वहीं एकनाथ शिंदे कमाना भी जानते हैं और उड़ाना भी जानते हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि शिवसेना के सबसे बड़े उद्धव जब से अलग नहीं हुए थे तब भी यह माना जा रहा था कि शिवसेना के सबसे बड़े फाइनेंसर है वो एकनाथ शिंदे थे। दूसरी, इस बार जिस तरीके से बगावत हुई, बगावत के पीछे कौन था, कैसे हुआ, कैसे गए यहां से लेकर के गुवाहाटी, इन सारी ही चीजों के अंदर एकनाथ शिंदे जो है वो सारी ही चीजें जानते हैं। अजीत दादा पवार जानते हैं। तो बीजेपी को एक खतरा ये भी है कि अगर सारी ही चीजें अचानक खुलना शुरू हो गई बगावत में जाकर के तो उसका खतरा राज्य में भी पड़ सकता है और केंद्र में भी पड़ सकता है। इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी जो है वो छाछ को भी फूक फूक करके पी रही है। और रही देवेंद्र फडणवीस की बात, तो देवेंद्र फडणवीस तो इतना धोखा खा चुके हैं 2019 के अंदर, 2022 के अंदर, तो उनको ये पता है कि इस बार उन्हें गेम कितना सेफ खेलना है, आरएसएस को लेकर कैसे खेलना है, कैसे किसको मनाना है। तो देवेंद्र फडणवीस भी अपनी अपनी जगह पर जो खेल खेल रहे हैं वो बहुत समझदारी से और अकलमंदी से खेल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आला कमान यानी कि अमित शाह जो है किस तरह उनकी बातों को मानते हैं या काटते हैं, क्योंकि अमित शाह का ये रिकॉर्ड रहा है, भले आरएसएस कितनी ही बात करे, अमित शाह ने हमेशा आरएसएस के आगे जाकर के काम किया है। तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि वो आरएसएस के आगे आकर के अपना पत्ता फेंक दे, जिससे आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस सभी के लिए मुसीबत बन जाए। सुधीर जी, एक कहा जा रहा है या मुंबई की पॉलिटिक्स में ये होता है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दादा दोनों बड़ा करीबी हैं। जब पिछले दिनों जब मीटिंग भी हुई एकनाथ शिंदे तीनों नेताओं की अमित शाह से, तो दोनों लोग एक साथ गाड़ी में गए थे, एकनाथ शिंदे अलग गए थे। आज फिर अजीत पवार पहुंचे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में अभी सुबह से हम यहाँ दिल्ली में चर्चा ये है कि हो सकता है कि ये समझाने की कोशिश हो अजीत पवार को, चूंकि अजीत पवार ने खुले तौर पर समर्थन किया है फडणवीस का, इस बार इसलिए बुलाया गया है कि हालात ठीक नहीं है देवेंद्र फडणवीस को लेके। क्या ये समझाने की कोशिश की जाएगी अजीत पवार को? मेरा इसे इतर मामला है जी। और जो मुझे अजीत पवार जितने सहज और जितने कंफर्टेबल देवेंद्र फडणवीस के साथ है जी। और जिस तरह से उनका अपना राजनीति करने का तरीका है, कांग्रेस पार्टी या एनसीपी कर रहे हैं, दोनों का कल्चर लगभग एक जैसा है। बीजेपी और शिंदे जो आज दो शिवसेना है उनका कल्चर लगभग एक तरह का है राजनीति करने के मामले में। लेकिन अजीत पवार हमेशा से कांग्रेस के कल्चर से इतर एक राजनीतिक लकीर खींचते रहे। और आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का के साथ जिस ढंग से उनकी साम्यता है, और अगर आपको वो बयान याद हो कि चक्की पी सिंह, वो मामला ईडी में है, ईओडब्ल्यू उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी भी उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो और जिस बात का जिक्र इकबाल जी कर रहे थे, नेशनल कैनवास पे भी कई चीजें और कई खेल एक साथ चल रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा उनसे इतर राय रखूंगा कि बीजेपी इस समय महाराष्ट्र के बाद, जैसा पिछले लोकसभा में आपने देखा 5 साल लगातार वो साउथ में फोकस करते रहे, इस बार भी बीजेपी का फोकस दिल्ली की तरफ ज्यादा है। और आज आपको बताएं, अगर आपने गौर किया होगा उपेंद्र जी, एक निर्णय पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बेहद ही धर्मनिरपेक्ष छवि की राजनीति चंद्रबाबू नायडू करते रहे, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड की पूरी वक्फ बोर्ड कमेटी को उन्होंने बंद कर दिया। और पवन जो वहाँ के तथाकथित एक्टर हैं, उन्होंने जिस ढंग से समर्थन किया, पवन कल्याण, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने समर्थन किया और उसको बैक किया है। ये देश की राजनीति, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये सही दिशा में है या गलत, लेकिन एक दिशा तय करता दिख रहा है, खासकर वहाँ जहाँ हमेशा से आर्य और द्रविड़ की लड़ाई चल रही थी, उत्तर और दक्षिण की लड़ाई चल रही थी, और इसकी वानगी को संकेतों में समझने की जरूरत है। और निश्चित तौर से
बड़े कैनवास पे टूल किट से लेकर और तमाम चीजें आगे भी आएंगी और आती रहेंगी। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इतना साफ है कि अनिश्चितता का दौर है, और ये अनिश्चितता मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोजित है। इकबाल जी की इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ, ये प्रायोजित है। जिस ढंग से मैंडेट बीजेपी को मिला है और अजीत पवार उनका समर्थन कर रहे हैं, तो बीजेपी एक बार एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल कर सकती है। हाँ, इकबाल जी ने एक बात कही कि एकनाथ शिंदे को सब कुछ मालूम है, तो आपको बताएं कि इकबाल भाई, राजनीति में मीठी मीठी गप, तीखा तीखा फूक, बहुत कुछ एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के बारे में भी मालूम है, बहुत कुछ अजीत पवार के बारे में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को मालूम है, शरद पवार के बारे में अजीत को मालूम है, लेकिन आज तक एक सीमा से ज्यादा कोई भी उस गरल को ना कितना भी मंथन हो जाए वो निकलता नहीं है, क्योंकि जब वो निकलेगा ना तो दोनों तरफ से नुकसान बराबर होता है। नहीं सुधीर जी, देखिए ये महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं था, लेकिन अगर पिछले 5 सालों में हम देखें तो कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ है कि राजनेताओं के परिवारों पे, उनके बच्चों पे, उनकी फैमिली पे आरोप लगे हो या उनको जेल तक भेजने की बात की। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में ऐसी कई जगह पे हुआ है। देश भर के अंदर ये हुआ है। तो आप देखिए धीरे धीरे करके 2014 के बाद में इस तरह के हालात शुरू हुए, खास करके बीजेपी के पावर में आने के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हम भ्रम में न रहे कि ये चीजें नहीं हो सकती है राजनेताओं में। जो चीजें की संभावना नहीं थी वो सारी चीजें हो गई है। देखिए शरद पवार को जहां एक नरेंद्र मोदी जो है गुरु मान के चलते हैं, वही गुरु को इतना खेल दिखा दिया उन्होंने कि सामने सीधे नहीं कर सके तो सीधे अजीत दादा पवार को तुलवा दिया, क्योंकि सभी को पता है कि सीधे सीधे शरद पवार पर अटैक नहीं किया जा सकता। इन्हीं चीजों को लेकर कमजोर करने की जो कड़ी थी वो अजीत दादा पवार थी, तो अजीत दादा पवार के अंदर ही बगावत करवा दी। तो ये इस तरह अगर हम देखेंगे तो उद्धव ठाकरे को भी इसी तरीके से कमजोर किया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको पता लगेगा कि अगर ये पावर में आते हैं और इनका सिक्का बिल्कुल सही बैठता है तो उद्धव ठाकरे जैसी व्यक्ति और उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं, वो आपको ईडी या जेल में नजर आ सकते हैं, ईडी और आईटी और सीबीआई के जरिए, या शरद पवार या उनके ऊपर। इकबाल जी केंद्रीय मंत्री थे और महाराष्ट्र अध्यक्ष थे। दानवे साहब का बयान आप शायद मिस कर रहे हैं, उन्होंने कल बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है, और मैं आपसे राय जानना चाहूंगा दानवे का वो बयान कि अगर हम उद्धव ठाकरे के साथ होते तो जो नतीजे हैं ये इससे भी अच्छे होते, और उन्होंने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। तो क्या इसको भी इस राजनीतिक घटनाक्रम में जोड़ के देखेंगे? और वो काफी कुछ मैसेजिंग करता है, और दानवे कोई छोटे कद के नेता नहीं है। एक समय था। अब देखिए इसी पे सुधीर जी दर्शकों का भी कमेंट है। देखिए कि बीजेपी को शिंदे अजीत पवार की मनमर्जी को किनारे कर उद्धव ठाकरे के साथ सरकार स्थापना करनी चाहिए। ये इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था। कल मैंने कई जगहों पे इस बाबत बातचीत की कि दानवे का वो बयान, हालांकि दानवे अमूमन कई बार कहने की ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से सुर्खियों और विवाद में आ जाते हैं, लेकिन है बहुत कद्दावर नेता। और आपको बता दो जब देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो रही थी पहली बार, तो दानवे भी टॉप 3 में थे, क्योंकि उसके ठीक पहले दानवे ही महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया। तो दानवे का ये बयान, और इस समय की परिस्थिति में जब वो सतारा में बैठे हुए थे, और उस समय ये कहना कि उद्धव ठाकरे के बारे में कसीदे, और बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता कहता है और ये कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे भी शायद होते तो महायुति की ये जीत इससे भी बड़ी होती। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि अब 133 से ज्यादा वो क्या जीतना चाहते थे और क्या जीत पाते, लेकिन सिर्फ मैसेजिंग होती है, और ये मैसेजिंग बिहाइंड द लाइन, बिटवीन द लाइन पढ़ने की चीज होती है, और इसी में राजनीति है। और मैं इकबाल के सिर्फ एक चीज से पूरी तरह सहमत हूं कि कहीं ये बीजेपी और महायुति की तरफ से एक प्रायोजित विवाद तो नहीं चल रहा है, जिससे जो मूल मुद्दा है शायद राजनीति के इस विश्लेषण के बाद उस पे सबका ध्यान जाए, उससे लोगों का ध्यान मीडिया से लेकर आम जनमानस का कहीं हटे तो नहीं, और ये हमेशा से होता रहा है। और दूसरी बात, मैं इकबाल भाई ने एक बात छेड़ी थी, उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा मत के दर्शकों के लिए, कि
ये अगर आप पिछले 75 सालों का देश का की राजनीति का इतिहास देखें ना उपेंद्र जी, जब जब केंद्र मजबूत होता है क्षेत्रीय छत्र कमजोर होते हैं, और जब जब केंद्र में जो भी एक राष्ट्रीय दल है वो मजबूत होता है तो छत्र कमजोर होंगे, और जब केंद्रीय दल कमजोर होगा तो छत्र मजबूत होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। और आप देखें, आजादी से लेकर अब तक देखते जाए, जब कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी तो क्षेत्रीय छत्र लगभग नगण्य होते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई क्षेत्रीय छत्रकों का विकास होता गया। आज बीजेपी कांग्रेस की उस जगह को ऑक्युपाई कर रही है, और जब उसका विस्तार होगा तो लाजमी है कि क्षेत्रीय छत्र या क्षेत्रीय दलों का ग्रोथ घटेगा। अब ये क्षेत्रीय दलों पर है कि वो जो अपने स्थानीय मुद्दे हैं उनको कितनी मजबूती और विविधता के साथ उठाते हैं, और अगर वो इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो बीजेपी तो 24 आवर चुनाव के मूड में रहने और लड़ने वाली पार्टी है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। ये हर क्षेत्रीय दल को समझने और उस पर लेकर अपनी रणनीति बनाने का विषय है। उपेंद्र जी, अच्छा, एक सवाल मेरा काफी इंटरेस्टिंग मुझे अभी याद आया, मुझे लगता है दोनों जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है उनसे पूछना चाहिए। जैसे कि इकबाल सर ने वो बात निकाली है कि 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी शिवसेना और बीजेपी की, तो उस वक्त जो शिवसेना थी वो बार बार ये आरोप लगाती थी कि उन्हें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं, उनके मंत्रालय में इंटरफेयर करते हैं और उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और उसी वक्त जो शिवसेना के नेता हुआ करते थे वो कहते थे कि हम हमारे जेब के अंदर जो है वो इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं, हमें जब उद्धव साहब ने कहा तो हम उस इस्तीफा दे देंगे। तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन 2014 जैसी नजर आ रही है। बीजेपी ताकतवर पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कमजोर पार्टी है, और ऐसे में अगर फिर से उस तरह की सिचुएशन बनती है और सरकार बनती है तो क्या एकनाथ शिंदे को ये भी एक डर सता रहा है कि फिर से भाजपा वाले उनको काम करने नहीं देंगे, उनके मंत्रिमंडल में इंटरफेयर करेंगे और जो उनकी पार्टी है उसे कमजोर करने का काम करेंगे? क्या इतिहास दोहराया जाएगा, ऐसा लग रहा है? इकबाल सर, सबसे पहले क्योंकि आपने ये सवाल, देखिए इससे इनकार नहीं किया सकता। बीजेपी की लीडरशिप ने 4 ऐसे बड़े नाम जो है वो उन्होंने कहा कि इसको मंत्री आप न बनाए, हम इसे मंत्री बनने नहीं देंगे। इसके अंदर एक अब्दुल सत्तार है, उदय सामंत जैसे नाम जो है उन नामों को उन्होंने मना किया है। लेकिन उन सारी चीजों को संजय राठौड़ हो गए, फिर वो मुंबई से माफ कीजिएगा ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ सावंत, इन सभी चीजों को हम मंत्री नहीं बनाए। केसरकर के ऊपर उदय सामंत जो है वो बहुत बड़ा चेहरा है। इन सारी चीजों को लेके एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से नकार किया। उनका कहना है कौन मंत्री होगा, कैसे मंत्री होगा, वो खुद उसके अंदर जानेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर उदय सामंत को वो नहीं बनने देते हैं तो यानी कोंकण का जो बेल्ट है वहां उदय सामंत जो है वो बहुत पावरफुल लीडर है। एक तरीके से बीजेपी के लिए राणे काम कर रहे हैं, अजीत दादा पवार के लिए क्या नाम उनका, टोपे है, राजेश टोपे। तो वहां पावरफुल लीडर के अंदर सामंत जो है वो एक बड़े लीडर माने जाते हैं। अब्दुल सत्तार मराठवाड़ा में एक बड़ा नाम माना जाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे ने साफ मना कर दिया, यानी कि ये मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि ये सारे भ्रष्ट मंत्री है, इसे न बनाया जाए। यानी कि ये कमांडिंग जो करना चाह रही है बीजेपी, यहाँ इन लीडरों पे वो नहीं कर सकती है। तो वो चाहती है कि ये लीडर्स जो वहां न रहे। वही एकनाथ शिंदे जो है वो चाहती है कि हमारे जो लोग हैं वो लगे रहे। तो ये वर्चस्व की जो लड़ाई है वो आगे चलती रहेगी। यही एक कारण है कि खुद एकनाथ शिंदे भी जान रहे हैं पूरी चीजों को, इससे इनकार नहीं है कि बीजेपी कल उनके अंदर भी कोई एक अलायंस बना सकती है जिसको लेकर के टूट की जा सकती है, जिसको लेकर के वो होम जैसे डिपार्टमेंट रखना चाहती है, ताकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लेके हर वो चीज उनके पास आती रहे। साथ में जो लोग उनको काटने की कोशिश करते हैं वहां किसका पुलिस के जरिए या सिस्टम के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो काम सारी चीजों को ध्यान में रखते ही एकनाथ शिंदे जो है वो लड़े हुए है इस पूरे मामले के अंदर कि उन्हें होम दिया जाए। बीजेपी इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा है और ये जो एनालिसिस है इसे हम सबको समझने की जरूरत है। जो आप पहले कह रहे थे कि क्या ये जो राजनीति चल रही है, ये जो
देश के कैनवास पे जो घुमाई जा रही है, घूम नहीं रही है, वो घुमाई जा रही है और किसके इशारे पे घूम रही है। और अभी याद आ रहा हमको जब आपने कहा कि ये इसलिए शिंदे उतने कमजोर नेता नहीं है, बहुत मजे हुए हैं और चाह रहे हैं कि भाई सदन में भी हमारी खुद एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि उसे कमजोर न समझा जाए। आप समझिए, एकनाथ शिंदे जो है ना मजे हुए खिलाड़ी है। मैंने पहले भी आपको साथ किया कि एकनाथ शिंदे पैसे कमाना भी जानते हैं, पैसा लगाना भी जानते हैं। जो बीजेपी करती है वो एकनाथ शिंदे भी उतने काबिल है। अजीत दादा पवार जो है ना वो पावर के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है ना जमीन से लेकर के उनका जो इतनी दूर तक का जो सफर है ना वो ऐसे ही आसान नहीं रहा है। और उनके जो पॉलिटिकल गुरु सारे रहे हैं वो भी दुनिया जानते थे, और एकनाथ शिंदे को ऐसे ही वो अपना सेनापति बनाकर आगे नहीं खड़ा करते थे। एकनाथ शिंदे वो सारी चीजें जानते हैं और उनको जो है इसकी काट पता है। उन सारी ही चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे जो है ना मराठी मानुस मराठी अस्मिता को लेकर के जो पार्टी बनाई गई थी, उन पार्टी को टिकाने के लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। देखने जाओ तो अभी राज्य के अंदर एक तरीके से बीजेपी ने ये मैसेज देने में कामयाबी हासिल की है कि हिंदूवादी और या हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी पार्टी जो है वो सबसे बड़ा दल जो है वो बीजेपी है। तो इसी तरीके से अगर ये कमजोर पड़ते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 2029 के इलेक्शन में जैसे बीजेपी ये चाहती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने या सिंगल अपने दम पर इलेक्शन लड़े, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी फूट करके शिवसेना और जो रीजनल पार्टीज है उसको खत्म करे। ये सारी ही चीजों को एकनाथ शिंदे बखूबी समझते हैं, जानते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे जो है वो लड़े हुए हैं और ये मुद्दा लगातार बनाया जा रहा है कि मराठी मानुस, लाडली बहन, लाडला भाई, ये सारा मसला जो है ना कहने के लिए अलग है, लेकिन लड़ाई पीछे की जो है वो अस्तित्व की है कि क्या बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आएगी, क्या सेना का वजूद रहेगा, या मराठी मानुस खत्म हो जाएगा। संजय राउत का ये सभी लोगों को मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये विचार करना होगा कि जिस 55-60 सालों से जो मेहनत की जा रही थी लगातार सेना और मराठी मानुस को लेकर के बढ़ाने के लिए, मराठी अस्मिता को बढ़ाने के लिए, क्या उस पार्टी का अस्तित्व देश में रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे कामयाब इसलिए रहे इस पूरे मामले के अंदर। ऐसा नहीं है कि शिवसेना से पहली बार कोई लीडर अलग हुआ है। छगन भुजबल कुछ नेताओं को लेकर अलग हुए, नारायण राणे अलग हुए, राज ठाकरे हुए, जो सभी लोगों ने पार्टी बनाई लेकिन पार्टी को चला नहीं पाए। लेकिन एकनाथ शिंदे एक ऐसे व्यक्ति रहे जो सीएम थे और सीएम बने और सीएम के बाद में उस पार्टी को सरवाइव कराया और इतनी सीटें जीत के लाई है। यानी कि बाकी लोगों के कद के मुकाबले एकनाथ शिंदे का कद वैसे भी हम और आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकतवर कद है और कितनी बड़ी शख्सियत है, जो आज भी जहां उसको खत्म करने की बात थी वहां वो 56 सीटें लेके आए। यानी कि शिवसेना जब अलायंस में बीजेपी के साथ सिंगल पार्टी में थी तब उनकी 56 आई थी, ये टूट के बाद 56 आई है। तो अब इस बार अगर हम गणित करें, अगर दोनों का मिला करके तो 56 से ऊपर गई है। लेकिन अगर अकेले दम की बात करें तो 56 वो खुद लाए हैं, 56 सीटें खुद एकनाथ शिंदे लाए। यानी कि उन्होंने ये बताया है कि जितने नेता पहले शिवसेना में छोड़े थे उससे कद्दावर नेता है, उनसे ज्यादा समझ रखते हैं, उनसे ज्यादा लड़ने की क्षमता है। इन सारे मैसेजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी जो है वो बहुत समझदारी से काम ले रही है। उनको पता है कि दुश्मन कमजोर नहीं है, ये अजीत दादा पवार नहीं है जिसको लेकर के आसानी से निगला जा सकता है या फाइल दिखाई जा सकती है। अगर ये मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर बीजेपी इन्हें कुछ फाइल दिखाएगी तो अब फाइल के बदले फाइल इनके पास भी मौजूद होगी। ऐसे कई चीजें हैं जो बीजेपी ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, उन सारी ही चीजों के गणित एकनाथ शिंदे ने भी अपने पास रखे होंगे। तो लोग अगर तुम्हारी खामोशी तो हमारी के बदले फाइल। हाँ, तो अब जो है मामला अलग है। अच्छा, बीजेपी अभी सीधे ये आरोप भी नहीं कर सकती कि ये चोर है, जबकि हाँ, भोपाल में प्रधानमंत्री अजीत दादा पवार के बारे में कह चुके थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो उनके सहयोगी हो गए। तो आप ये सारी ही समीकरण को देखोगे तो अब इतना आसान दुनिया को बताना या बोलना नहीं है जिसको लेकर के हम ये मान ले सारी चीजों को कि अजीत दादा पवार जो है उनको लेकर के या किसी और को लेकर के फौरन जो है हम चीजों को वो क्या कहेंगे, मतलब एक तरीके से कि आरोपी है, ये भ्रष्टाचारी है, वैसा अब ये खेल जो है वो मुश्किल है पूरे खेल के अंदर, आप समझिए। तो इन सारी चीजों को लेके बहुत समझदारी से करना है। अगर सीधे सीधे बीजेपी जो है वो इल्जाम
एकनाथ शिंदे या उनके लोगों पर या अजीत दादा पवार या उनके लोगों पर उठाती है, तो हो सकता है फाइल का जवाब फाइल कहीं और से भी निकल सकता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के अब तक मामला दबा हुआ है। और सुधीर जी उपेंद्र कुछ जी, बोल रहे हैं। मैं अभी विदाई लूंगा, मुझे कहीं निकलना है। आप सभी दर्शकों जी का और जी आप सबका बस। धन्यवाद। हाँ, सुधीर थैंक जी यू कुछ सो बोल मच। रहे हैं, फिर हम लोग बाइंड अप करते हैं। उपेंद्र जी, दो चीजें का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा लोकमत के दर्शकों के लिए। जी आप गौर करिएगा, हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय छत्र लगातार सिकुड़ रहे हैं, लेकिन ये जी आंकड़ों में 2 डिजिट की बात इकबाल जी ने और सोनू ने जो एक सवाल पूछा था, मैं दोनों के परिप्रेक्ष्य में एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूँ। अब जी जैसा सोचिएगा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितने विधायक मिले, 56। उद्धव हम्म ठाकरे को कितने मिले, 20। कितने हो गए, हम्म 76। हम्म अगर अविवादित शिवसेना देखें तो इस बार भी 76 सीट मिली है। एनसीपी को हम्म कितने मिले हैं, 46 इधर और 10 उधर, 56 हम्म एनसीपी को भी मिल गए। हम्म बीजेपी 103 या 106, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 132। 103 थी। हम्म नुकसान किसको हुआ, सबसे बड़े राजनीतिक दल को, राष्ट्रीय दल को, जो कि पिछली बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, सिमट कर 5वें नंबर पर है। यह हम्म सियासी संकट है कांग्रेस पार्टी के लिए, हम्म और अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ी। एक दूसरा हम्म जो सोनू जी ने सवाल पूछा था, मैं उस पे आऊं। सोनू जी, आ, अगर आप देखें ना, विधानसभा चुनाव का शुरुआत में जब संकल्प पत्र की घोषणा हो रही थी, तो आपके जी सवाल का जवाब अमित शाह ने दे दिया है कि 2024 में जी महायुति का मुख्यमंत्री होगा, 2029 में बीजेपी का। और जब वो ये बात कह जी रहे थे तो अजीत पवार और सिंधे साथ में बैठे हुए थे। आप समझ रहे हैं, मैसेज साफ है बीजेपी का। वो उनको साथ रखे हम्म नहीं रखे, लेकिन वो अपना कद इतना बढ़ाना चाहते हैं कि बैसाखी के सहारे पर न रहे। बात रही जो आपने कहा ना कि उद्धव ठाकरे और शरद राउत हमेशा बयान दिया करते थे कि जेब में रिजाइन लेटर लेके चल रहे हैं। उस समय सच में हम्म अगर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन या उन्होंने सत्ता से अपने हाथ खींचे होते तो बीजेपी की सरकार गिरती। देखिए, राजनीति में ना अस्तित्व के लिए इस तरह के बयान दिए जाते रहते हैं, अपने कैडर को खुश करने के लिए, उसमें ऊर्जा बढ़ते रहने के लिए, और ये लाजमी है और ये उनका हक भी है। लेकिन उस समय भी पूरी सरकार चली थी, इस बार भी सरकार पूरी चलेगी, क्योंकि आपको पता है आज के राजनीतिक समाज सेवा नहीं रही है। हर आदमी, हर नेता इंडिविजुअल लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट करता है और 5 साल में उसकी रिकवरी चाहता है, और यही यही अधोपतन है राजनीति का। और सत्ता जी से दूर जाने के बाद वो रिकवरी नहीं हो सकती। ये हर पार्टी का जो मुखिया है वो इस चीज को समझता है, और यही वजह है कि कोई भी दल हो वो अपनी पार्टी से टूटने के लिए ये कोशिश करता है कि उस सत्ता के इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में बना रहे। ये व्यवस्था है, लेकिन सरकार बनने के बाद पूरी तरह चलेगी। निश्चित तौर से गठबंधन की सरकार है, तो जो आपकी बात है वो सही है कि दोनों तरफ से ब्लैकमेलिंग का दौर चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी किस पर आती है। क्या देवेंद्र फडणवीस बैठते हैं या फिर महायुति, जैसे अमित शाह ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि मायावती, इस बार तो मायावती के मुख्यमंत्री होगा, लेकिन 2029 में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो क्या इस बार समझौता होगा या फिर से बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर वापस आती है? देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।